वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों ने अभी नीट का प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा, एकदम एंड स्टेज पे पहुंच गए हो आप लोग, रिवीजन वाला टाइम है, राइट। सो गाइज, अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आज आप लोगों को ना बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हार्डली 1 आवर आप लोग दोगे मेरे साथ। हार्डली 1 आवर दोगे, वन से ज़्यादा आप 2 आवर्स दोगे। एंड हम ये 2 आवर्स में ये चैप्टर को निपटा डालने वाले हैं। ओके, 2 आवर्स में ये चैप्टर को निपटा डालने वाले हैं, राइट। इट्स अ वन शॉर्ट वीडियो for your body fluids and circulation only in 2 hours. I am going to complete this chapter only in 2 hours. Also बहुत मज़ेदार है। देखो, पूरा NCERT का शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ बना के आपके लिए, ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट। देखो भाई, क्या मज़ेदार डायग्राम बनाया मैंने इसमें, राइट। ऐसे आपको अगर कॉन्सेप्चुअल फटाफट रिवाइज करना है, कोएगुलेशन कैस्केड, एवरी किड हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर नीट विल लीव दिस, बिकॉज उनको कभी समझ में ही नहीं आता। ये मैं आप लोगों को इतना इजी ट्रिक देके समझाने वाली हूँ ना आज। लिम्फ भाई वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली MCQ आने के चांसेस लिम्फ से रहते हैं, राइट। ब्लड ग्रुप्स, RH फैक्टर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एंड व्हाट नॉट, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, ओके, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, valves of the heart, chambers of the heart, pulmonary circulation, systemic circulation, सब कुछ इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है आज। और यू विल गोइंग टू मास्टर दिस टॉपिक, यू आर गोइंग टू मास्टर दिस टॉपिक टुडे, ओके। कोई भी MCQ नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। आपसे सब MCQ, सब एक से एक MCQ आप बना पाओगे, ट्रिकी से ट्रिकी आप MCQ बना पाओगे, क्योंकि मैं उस लेवल तक आपको लेके जाने वाली हूँ इस वीडियो में। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो नाउ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट रिवाइज करते चलेंगे मेरे साथ, ओके। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है ब्लड एंड एक होता है लिम्फ। व्हाई आर दिस कॉल्ड एज वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज सिंपल सी बात याद रखो, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू वो चीज़ होती है जो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है वो जो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। ब्लड आपके ऑर्गन, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स जा रही है और डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर रही है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज इट इज इन वेसल, नो। ये वेसल में पहुंचवा रही है ब्लड को हर जगह, और हर एक बॉडी पार्ट को ब्लड दे रही है और कनेक्ट कर रही है। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड एंड लिम्फ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में हमें अभी पहले पढ़ना है, ओके। सो प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज व्हाट वी कॉल्ड एज हीमोपोइएसिस, और ये स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमेटोलॉजी, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं हीमोपोइएसिस। याद करते चलो, ठीक है, या तो फिर आप फटाफट मेरे साथ ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो भी बनाते चलो। कलर क्या है ब्लड का? रेड। pH क्या है? 7.4। बाय वॉल्यूम वी हैव 5 to 6 लीटर और 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल एंड 5 to 6 लीटर इन मेल। सी, 5 to 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल। तो अगर मैं बोलूँ कि हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो वो हार्ट क्या करेगा? 4 to 5 लीटर, किसमें? फीमेल में, लड़की में। और अगर एक मैन में कितना ये करेगा? 5 to 6 लीटर्स। देखो, मैन को ब्लड भी इधर ज़्यादा मिल रहा है। pH भी 7.4 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन pH रहता है, यू नो, राइट। 7 के ऊपर इज एसिडिक, 7 के नीचे इज अल्कलाइन, राइट। सो दैट्स, उधर से आपको याद रखना है, ये रटने वाली चीज़ें हैं, करेक्ट। अब आते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन पे। गाइज, दिस इज गोइंग टू प्ले अ गेम चेंजर फॉर यू, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू प्ले अ गेम चेंजर फॉर यू, ओके। अब देखो, अब मेरे बात सुनना। ब्लड को हम लोगों ने 2 हिस्से में डिवाइड किया है। एक तो है ब्लड का पानी वाला हिस्सा और एक तो है ब्लड का वो सेल्स वाला हिस्सा। तो वो जो सेल्स वाले हिस्से को है हम बोलते हैं ब्लड सेल्स, और वो 45% ऑफ टोटल ब्लड बनाता है। इसमें आएगा आपका RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, आपके प्लेटलेट्स, दैट्स इट। यहाँ पे खत्म होता है सेल्स वाला पार्ट जो 45% बना रहा है। जो 55% बना रहा है वो है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा इज फॉर्मिंग योर 55%, एकदम सबसे ज़्यादा परसेंट क्या फॉर्म कर रहा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी ये पानी वाला पार्ट है, तो इसमें पानी सबसे ज़्यादा रहेगा। देखो, इसमें 90 से 92% जो है वो आपका पानी है, वाटर। एंड जो 8 to 10% है दैट इज द सॉलिड पार्ट। अब सॉलिड पार्ट को भी मैंने डिवाइड किया है ऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में यू हैव आयन्स, लाइक कौन कौन से आयन्स है आपके पास? What ions you have? You have HCO3 minus, okay, K plus, Na plus, Cl minus, HCO3 minus. This is your inorganic part of the plasma. Okay, this is your inorganic part of the plasma.
इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा का इनऑर्गेनिक पार्ट है ये. और व्हाट इज द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्लाज्मा? इट इज गोइंग टू बी योर 7 to 9% विल बी योर ऑर्गेनिक पार्ट. अब ऑर्गेनिक पार्ट में भी 6 to 7% जो है, अभी आपको याद क्या रखना है, ये प्रोटीन फॉर्म्स 6 to 8%, प्रोटीन फॉर्म्स 6 to 8%, प्रोटीन फॉर्म्स 6 to 8%. ओके, 6 to 8% क्या है आपका? प्रोटीन. 6 to 8% क्या है आपका? प्रोटीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, IMP. ओके, तो आप क्या याद रखोगे? ब्लड में 45% सेल्स, 55% प्लाज्मा, प्लाज्मा में 90 से 92% पानी, और सॉलिड पार्ट विल बी और 8 to 10%. अभी 8 to 10% में से भी इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक विल बी और 7 to 9%. ओके, और 7 to 9% ऑर्गेनिक में से भी 6 to 8% विल बी और प्रोटीन्स. देन विल बी और रिमेनिंग विल बी और ग्लूकोज, यूरिया, नाइट्रोजन. ओके, प्लाज्मा ओके, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रहेंगे इनएक्टिव. ओके, अगर मैं प्लाज्मा, ओके, देखो अभी मेरी बात सुनना, ठीक है, ध्यान से. अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया. देखो वापस एक बार ये चार्ट पढ़ते हैं. ब्लड में 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड सेल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये ब्लड सेल्स में आ गया. ओके, अब जो 55% प्लाज्मा है उसमें है आपका पानी, 90 से 92% पानी से बना है प्लाज्मा, और बाकी का जो सॉलिड पार्ट है वो 8 से 10% है. मतलब 90 से 92 माइनस 8 ही बचेगा ना, 10 to 8% बचेगा, राइट. तो 8 to 10% क्या है आपका? सॉलिड पार्ट है. उसमें से भी 7 to 9% आपका ऑर्गेनिक है और बाकी का रिमेनिंग इनऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक में से भी प्रोटीन्स आएगा, फिर क्या आएगा आपका? ग्लूकोज, यूरिया, नाइट्रोजन आएगा, और क्या आएगा आपका? क्लॉटिंग फैक्टर जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. ओके, क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे आपके जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है. प्रोटीन्स जो है वो 6 to 8% बना रहा है. ओके, उसके बाकी का जो है 6 to 8% प्रोटीन है, तो बाकी का 1 से 1.5% ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, ग्लूकोज, यूरिया, नाइट्रोजन, ये सब रहेगा. अब प्रोटीन्स में भी वी हैव एल्ब्यूमिन, दैट इज मैक्सिमम 4% इज योर एल्ब्यूमिन. ओके, देन वी हैव ग्लोब्यूलिन, 2 से 2.5% इज योर ग्लोब्यूलिन. प्रोथ्रोम्बिन, that is 0.3% is your prothrombin. Fibrinogen, that is 0.3% is your fibrinogen. Now, prothrombin and fibrinogen both will help in clotting the blood. Both will help in clotting blood clotting, coagulation. इसमें ये important है. प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये कब होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ. देखो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग है, कोएगुलेशन, कैस्केड. हियर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन. तो अभी आपको प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं. आपको बस याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एज अ प्रोटीन प्रेजेंट है 0.3% में. एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, आप बोल रहे हो ठीक है मैम, एल्बुमिन सबसे ज़्यादा है, 4% है. ग्लोब्यूलिन 2 से 2.5% है. एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन का रेशियो है 4/2 विच इज इक्वल टू 2:1. लेकिन इनके काम क्या है? तो देखो एल्बुमिन जो है ना, इट विल बी फॉर एल्बुमिन वी विल स्टडी इन किडनी. एल्बुमिन, ऑन्कोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है. क्लियर? IMP, वेरी IMP, नीट में पूछा है ये, नीट में पूछा है. करेक्ट. तो जो एल्बुमिन है इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग द ऑन्कोटिक प्रेशर. इट इज़ प्रेजेंट इन द हाइएस्ट अमाउंट 4% मैक्सिमम. ग्लोब्यूलिन इज 2 to 2.5%. ग्लोब्यूलिन में अल्फा, बीटा, गामा ग्लोब्यूलिन. अल्फा ग्लोब्यूलिन विल डू द कॉपर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. गामा बीटा ग्लोब्यूलिन इज योर Fe transport, iron transport protein, and gamma globulin will do the immune response by producing antibody, gives immunity. How it will gives immunity? By providing the antibodies. Are we clear about the composition? नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एल्ब्यूमिन विल डू द ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. अब देखो, अब ऑर्गेनिक पार्ट में ये प्रोटीन्स तो ठीक है 6 to 8% है, बट बाकी का जो आपका 1% वगैरह रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक परसेंट तो मैंने बोला 9% है, तो अगर उसमें से 8% भी प्रोटीन रहा तो उसमें से 1% रिमेनिंग जो रहेगा उसमें क्या आएगा आपका? क्लॉटिंग फैक्टर्स रहेंगे जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, जो ब्लड को क्लॉट कराएंगे, ब्लड को कोएगुलेट कराएंगे. यूरिया, ग्लूकोज, नाइट्रोजन रहेगा, हॉर्मोन्स रहेंगे थोड़े से. ठीक है, ये सब प्रेजेंट रहेगा, राइट. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे. ये सारा 1% में आ गया.
ये सारा किस में आ गया 1% में। अब यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट नीट की लाइन बनती है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। वेरी इंपॉर्टेंट नीट लाइन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नीट लाइन। यहाँ हमने क्या स्टडी किया कि आपके यहाँ प्लाज्मा में, आपके यहाँ जो प्लाज्मा है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में। अगर मैं ये प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दूँ तो क्या सीरम बचेगा? यस बचेगा। क्या सीरम बचेगा? यस बचेगा। तो देखो यार, इसी टेबल से हमने 5 से 10 MCQ जो बनने वाले हैं वो उड़ा दिए। 5 से 10 MCQ जो बनने वाले थे वो मैंने इसी टेबल से आपकी उड़ा दिए। अभी इसी टेबल से आपसे 5 से 10 MCQ पूछेंगे। एक MCQ क्या पूछेंगे? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन? वेरी इजी, इट विल बी 2:1 बिकॉज एल्ब्यूमिन इज 4%, ग्लोब्यूलिन इज 2%, so it will be 2:1. Very simple. What amount of proteins are present in the blood? So it is 6 to 8%. What amount of plasma constitutes the blood? That is 55%. Okay. Then you will also be asked about the plasma minus clotting factor is what we call as plasma minus clotting factor, serum. Very important. What is the function of albumin? To maintain the oncotic pressure. What is the function of globulin? It will be having alpha, beta, gamma globulin. Alpha will be copper carrying protein, beta will be Fe carrying protein, and gamma globulin will be antibody. Okay, now move ahead. Now we have blood cells. Okay, अभी हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ दिया। इससे ज़्यादा मुझे प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है क्या? नहीं। अभी मुझे आना है मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, एक सिंपल सी बात मेरे को बताना आप लोग। ठीक है, हम बोलते हैं ब्लड में ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स तक जाएगा और सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देगा और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वापस लंग्स के थ्रू बाहर फेंकेगा। तो भाई ये ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, बट कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है? मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है ऑक्सीजन का? आप पूछोगे नहीं? तो यस, ये हम पूछेंगे ना। देखो, RBC करती है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। कौन सा सेल करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट? RBC। वैसे ही WBC हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए रहती है। इम्यूनिटी रहती है ना आपके पास, वो मेंटेन कौन करेगा? WBC। और प्लेटलेट्स जो है, जब भी आपका देखो, अगर आपके पास अगर आप सपोज यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप गोल कीपिंग कर रहे हो, गोल कीपिंग करते करते आपको लग जाती है, ठीक है, आप ग्राउंड पे गिर जाते हो, तो आपको नीज में से ब्लड आएगा। नीज में से ब्लड आएगा, आप क्या करोगे? नीज में से ब्लड करने के लिए आप उसको बराबर से मस्त टैप कोल्ड वाटर के नीचे रखोगे, ब्लड बंद हो गया। उसके बाद आपका 1 दिन जाएगा, ओके, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, उसके बाद आप देखोगे एक थिक सा कोएगुलम बना है वहाँ पे, थिक सा कुछ बना है वहाँ पे, ठीक है, एक थिक सा, जैसे ब्लड जम जाता है ना वैसे। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ योर प्लेटलेट्स। वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट्स आपके ब्लड से आएंगे और वहाँ पे जम जाएंगे। प्लेटलेट्स जम गए तो वहाँ पे क्या बनेगा? फिब्रिन बनेगा, फिब्रिन का पूरा क्लॉट बनेगा और वो क्लॉट जो रहेगा वो फिब्रिन का रहेगा, जिसमें प्लेटलेट्स ट्रैप्ड रहेंगे, रेड ब्लड सेल्स ट्रैप्ड रहेंगे, राइट। तो ये प्लेटलेट्स का काम है कि जाके ब्लीडिंग को स्टॉप करना, राइट। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? जाके ब्लीडिंग को स्टॉप करना। WBC का काम क्या है? इम्यूनिटी देना। और RBC का काम क्या है? आपके ब्लड से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना, ओके, आपके ब्लड से आपके ब्लड से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना। ऑक्सीजन RBC में बैठ के ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब RBC में भी किस में बैठ के ट्रांसपोर्ट होता है? RBC के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन, RBC के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके RBC में पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं, पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी इसी RBC के बारे में हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। ओके, वी हैव रेड ब्लड कॉर्पसल, इरिथ्रोसाइट। ओके, नाउ RBC आर बाइकॉन्केव। सब लोगों को ये रटना पड़ेगा। RBC जो सेल्स होते हैं ना, ये सब बाइकॉन्केव होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बाइकॉन्केव? दोनों साइड से ऐसे बाइकॉन्केव, ओके, दोनों साइड से बाइकॉन्केव होते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, they are non-nucleated, they are biconcave, they contain no cell organelles, okay, no cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, all are absent here. तो यहाँ पे ऑर्गेनल्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, बाइकॉन्केव शेप है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है? तो जब मैंने बोला कि RBC में हीमोग्लोबिन रहता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर इसका बाइकॉन्केव शेप है, नो न्यूक्लियस, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो गोल्गी apparatus, नथिंग, देयर विल बी वेरी हाई सरफेस एरिया फॉर द स्टोरेज ऑफ द हीमोग्लोबिन।
Okay, so RBC contain hemoglobin. So due to no nucleus, biconcave shape and no organelles, more hemoglobin can be stored in them. Clear, clear, clear. Okay, अब साइज ऑफ आरबीसी 7.5 माइक्रोन रटने वाली चीज़ें हैं. अब इसमें एक देखो एक ट्रिक है. अब ये बोलते हैं कि साइज ऑफ आरबीसी, ये डायमीटर ऑफ आरबीसी जो है वो 7.5 माइक्रोन है, माइक्रोमीटर है. और आपका जो ब्लड वेसल्स है वो सिर्फ 5. तो ये 7.5 5 में से कैसे ट्रैवल करेगा भाई? तो इसके लिए आरबीसी क्या हो सकते हैं, इनके पास स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन रहता है, इनका स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन रहता है. इसकी वजह से वो 5 माइक्रो की भी ब्लड वेसल में ट्रैवल कर पाते हैं, हालांकि वो खुद 7.5 माइक्रो के हैं. क्लियर क्लियर. अभी इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा. तो क्या होगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. देखो इसका आयरनी देखो कितना मस्त है कि ये जो आपका आरबीसी है ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है, राइट, सो दैट हर एक सेल को दे सके फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, बट ये खुद एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करवाता, ये खुद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करा रहा है. ये खुद यूज़ नहीं कर रहा उस ऑक्सीजन को, ये दूसरे सेल्स को जाके दे रहा है ऑक्सीजन को. क्लियर. अब देखो, अब हर एक आरबीसी में मैंने बोला जैसे कि देयर इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट. सो आरबीसी कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट. ओके, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है? 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन. एक आरबीसी में 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है. अब आते हैं हम हीमोग्लोबिन. अब मैं आप कब से हीमोग्लोबिन बोल रहे हो, लेकिन यार मुझे नहीं समझ रहा ये हीमोग्लोबिन क्या है. इतना पता है कि ये रेड कलर की पिगमेंट होती है जिसमें ऑक्सीजन अटैच होगा और आरबीसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कराएगा, राइट. बट ये होता क्या है हीमोग्लोबिन? कैसे ऑक्सीजन अटैच हो रहा है? क्या है हीमोग्लोबिन? बहुत सारे डाउट्स हैं मैम. यही डाउट्स को हम अब यहाँ पे क्लियर करेंगे. आप पहले हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर लो. वी हैव हीम, वी हैव ग्लोबिन, वी हैव हीम, वी हैव ग्लोबिन. हीम जो है दैट इज़ योर आयरन. हीम मतलब क्या? आपका आयरन. आयरन हीम मतलब आपका आयरन, और ये 5% है. और ग्लोबिन 95% है. ओके, इट इज़ योर प्रोटीन. व्हाट इज ग्लोबिन? ग्लोबिन इज योर प्रोटीन. व्हाट इज ग्लोबिन? ग्लोबिन इज योर प्रोटीन वाला पार्ट. इट इज़ 95%. सो मैम 95% हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन है क्या, और सिर्फ 5% का आयरन है? तो यस, ऐसा ही है. ग्लोबिन प्रोटीन में देयर आर 2 चेन्स. एक है अल्फा चेन, एक है बीटा चेन. एक है अल्फा चेन और एक है बीटा चेन. ओके, तो अभी देखेंगे हम एक हीमोग्लोबिन कैसा है. आप बोल रहे हो मैम ग्लोबिन है, चलो अल्फा चेन और बीटा चेन रहेगा. तो यस, इसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है. आर वी क्लियर? 2 अल्फा चेन दिख रही है ना आपको, ये एक अल्फा चेन, ये दूसरी अल्फा चेन, ये दूसरी एक बीटा चेन, दूसरी बीटा. तो इसमें 2 अल्फा चेन रहती है, 2 बीटा चेन. एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन. चलो ग्लोबिन का कॉम्पोनेंट हमने कर दिया. मैम आपने तो बोला था आयरन भी है. तो यस, हर एक चेन के साथ एक आयरन अटैच होता है. हर एक चेन के साथ एक आयरन अटैच, हर एक चेन के साथ एक आयरन अटैच, हर एक चेन के साथ एक आयरन अटैच. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होती है. तो 4 ग्लोबिन चेन्स हो गई, और 4 एटम्स ऑफ आयरन रहते हैं. 4 एटम्स ऑफ आयरन है. ओके, और ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच होता है? ऑक्सीजन विल अटैच टू ईच एंड एवरी चेन. ओके, हर एक जगह पे ऑक्सीजन. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. तो ये पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको समझ गया. इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन. ओके, चलो ग्लोबिन पार्ट इज डन. देन आता है हीम. एवरी आयरन इज अटैच टू एवरी मॉलिक्यूल ऑफ चेन. ओके, चलो, तो इसका मतलब है कि अच्छा एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन है. येस, दैट इज ऑल्सो इन Fe+2 फॉर्म. Then you will say oxygen is also attached to each and every iron. So can we say that one molecule of hemoglobin contains 4 molecule of iron and 4 molecule of oxygen? So one hemoglobin molecule will carry 4 molecules of oxygen. Are we clear? एक हेल्दी मैन में 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन रहता है? 12 to 16 ग्राम. इंपॉर्टेंट MCQ फॉर नीट. देखो अभी ये कैसे, देखो आप लोग नहीं बोलते हो कि उसका, आपको पता है उसका हीमोग्लोबिन 6 हो गया था. तो ये 6 मतलब क्या? कौन सा हीमोग्लोबिन? ये परसेंटेज है क्या? नहीं, ये परसेंटेज नहीं है. तो ये क्या है? 6. 6 इज द ग्राम्स. ओके, 6 इज द ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड.
आपके बॉडी में कितना ब्लड पंप हो रहा है, अगर लड़की है तो 4 to 5 लीटर, लड़का है तो 5 to 6 लीटर, ओके, लीटर्स में। तो हर एक 100 ml के ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा आपको ये पता होना चाहिए। तो कितना होता है, इट्स ऑलवेज 12 to 16 ग्राम्स। क्लियर? ओके। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितने प्रेजेंट है, 5 to 5.5 मिलियन। अगेन इंपॉर्टेंट, टोटल अमाउंट ऑफ द आरबीसी कितने प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन 100 ml में कितना प्रेजेंट रहता है, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके। और टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 5 to 5.5 मिलियन सेल्स रहते हैं आरबीसी के, ठीक है। आरबीसी बनता कहाँ पे है, आरबीसी बनता कहाँ पे है, इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी इज फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी इज डिस्ट्रक्टेड इनटू द स्प्लीन आफ्टर 120 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। आफ्टर 120 डेज आरबीसी क्या करेगा, स्प्लीन के पास जाएगा, बोलेगा स्प्लीन ये ले मुझे मार डाल, I want to die. So spleen is called as graveyard of RBC. Organ produce RBC is the red bone marrow, and process of the formation of RBC is known as erythropoiesis. Just like we know, process of formation of blood is what we call as hemopoiesis. So process of formation of RBC is called as erythropoiesis. Okay, RBC count is 5 to 5.5 million, and lifespan of RBC is 120 days. इस सबसे MCQ आते हैं गाइस, सबसे MCQ मैं आपको डायरेक्ट MCQ बता सकती हूँ इन सबसे। आप ये नोट्स को रट लो तो आपको सारे MCQ बन जाएंगे। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। MCQ पॉइंट, आरबीसी इज फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोइएसिस। नंबर ऑफ टोटल आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन। इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड what amount of hemoglobin is present, that is 12 to 16 gram of hemoglobin is present. MCQ 1 hemoglobin contains 4 molecule of oxygen. MCQ, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो अनेमिया, अगर आरबीसी कम हुआ तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसको अनेमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा बराबर से उसमें, तो उसको क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, राइट। आरबीसी अगर बढ़ गया तो पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी कम हो गया तो अनेमिया, आरबीसी बढ़ गया तो पॉलीसाइथेमिया। अगेन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। Here, congratulations, we have completed with whole RBC. Shall we revise it once from NCERT to see whether we have missed anything or not? Shall we? Okay. ये आप लोग खुद पढ़ लेना, ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। सो यस, तो अभी फटाफट से ये रीड कर लेते हैं। ओके, सो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। इट्स अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी पढ़ लिया। इट हैज़ प्लाज्मा एंड इट हैज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ओके, सो प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट इज योर 45% एंड प्लाज्मा इज योर 55%। ओके, अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमने क्या बोला था, जो 90 से प्लाज्मा इज 90 से 92%, 90 से 92% इज योर वाटर एंड रिमेनिंग 8 to 10% इज योर सॉलिड। सॉलिड में ऑर्गेनिक था एंड यू हैड इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्या था, ऑर्गेनिक सॉलिड्स वेर 7 to 9%। ओके, एंड इनऑर्गेनिक 6 to 8% वेर योर प्रोटीन्स। Okay, 6 to 8%. So here it is given the same. Plasma is a straw colored viscous fluid. 55% of the blood जो है प्लाज्मा है, 90 से 92% of the plasma is water and protein contribute 6 to 8% of it. Okay, in proteins we have albumin जो oncotic osmotic pressure maintain कर रहा था, globulin जो immunity provide कर रहा था, and fibrinogen and prothrombin which were major clotting factors. Okay, major clotting protein. Fibrinogen are needed for clotting or coagulation of blood. Prothrombin are primarily involved in the defense mechanism of the body, and the albumin help in the osmotic balance. Plasma also contains small amount of minerals. Inorganic में आ रहा था वो सब Na+, Ca+2, Mg+2, HCO3-, Cl-. Apart from it, organic में there were remaining 6 to 8% were protein, but the remaining 1 to 1.5% were glucose, amino acid, lipids. Okay, are present in the plasma. Also, inactive factors for coagulation or clotting are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without clotting factor is what we call as serum. ये मैंने सब पढ़ा दिया. Okay. Now formed elements में erythrocytes. Okay, in formed elements we have erythrocytes, we have leukocytes, and we have platelets. Are the collectively called as formed elements of your body. Okay, these are collectively called you have RBC, you have WBC, and you have platelets. Erythrocytes, leukocytes, as well as you have these platelets. Okay, are together form. They constitute nearly 45% of the body. Erythrocytes or the red blood cells are most abundant of all because they, in adult man, an average of 5 to 5.5 million of RBCs are present in the blood.
RBC are formed in the red bone marrow. RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. They have red color iron containing pigment called as hemoglobin, hence the color and the name of the cells. A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. We already did this. This molecule play a significant role in transport of the respiratory gases. O2 को transport कराते हैं ये. Correct. RBC have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen or the graveyard of RBC. Done and dusted about RBC, erythrocytes. Now let us go to the leukocytes. Before that हम लोग notes से revise कर लेते हैं पहले कि what is leukocytes. Okay. Let us go to our notes. Okay, I'm sorry. There are notes. Okay. Let us revise from the notes also. What is WBC? Okay. Now, WBC are called as leukocytes. These are white blood cells. जैसे RBC 5.5 million है, जैसे RBC 5.5 million है, WBC कितना है? 6,000 to 8,000 per millimeter cube. Very less, right? It's only 6,000 to 8,000 guys. Only 6,000 to 8,000. और वो कितना था? मिलियंस में था. क्या मिलियंस में था? RBC. ये सिर्फ थाउजेंड्स में है. देख रहे हो डिफरेंस? यस. Leukocytes, these are colorless, these are white blood cells. Total leukocyte count is 6,000 to 8,000 per millimeter cube of blood. ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या? जैसे अनेमिया मतलब डिक्रीज इन द आरबीसी, पॉलीसाइथेमिया मतलब इंक्रीज इन द आरबीसी, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइटोपीनिया इज डिक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी, and leukemia is again increase in the WBC, but abnormal increase in the WBC. That is what we call as blood cancer. Leukemia is a blood cancer, right? So leukemia is more than 1 lakh increase in the WBC, more than abnormally increase हो रहा है WBC, abnormally. Leukocytosis में increase हो रहा है WBC, but abnormally increase नहीं हो रहा. But अगर आप देख रहे हो कि भाई 1 लाख से ज़्यादा है, thousands के RBC lakhs में है, then it will be a leukemia. It might be leukemia, so you have to rule out the blood cancer also then. Okay? So leukocytes. अभी जैसे मैंने आप लोगों को इरिथ्रोसाइट्स पढ़ाया, लूकोसाइट्स पढ़ेंगे, लेकिन लूकोसाइट्स ना डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं. पहला तो रहता है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स. नाम से ही पता चल रहा है, ग्रैन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ए ग्रैन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट रहते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट. क्लियर? ओके. ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, उसमें आएगा आपका एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स. इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है. ए ग्रैन्युलोसाइट्स डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, सो दे आर मोनोसाइट्स, दे आर लिम्फोसाइट्स. ए ग्रैन्युलोसाइट्स आर ML. Okay, monocyte lymphocytes, and these are acidophil, basophil, neutrophil. Acidophil, ABN, acidophil, basophil, neutrophil. Acidophil is also called as eosinophil. Clear? इन सबके सेल्स का डिफरेंस पढ़ ले, 3 से 4 पॉइंट पढ़ने हैं, उसी से क्वेश्चन आएगा. एसिडोफिल, देखो नाम से समझ रहा है, एसिडोफिल. एसिडोफिल्स, दीज आर स्टेन्ड बाय योर एसिडिक डाई, ईओसिन डाई. बेसोफिल, base, they are stained by a basic dye. Neutrophil, they can be stained by both acidic dye as well as basic dye, hence they are neutral, neutrophil. Clear? And these 3 are granulocytes. So can you see their cells and can you see the granules in their cytoplasm? Can you appreciate the granules? But here in monocytes and lymphocytes, these are agranulocytes, hence they do not have any type of granules in their cytoplasm. Let us now talk about the nucleus each one of them have. Nucleus becomes the differentiating feature between the cells. देखो अगर एक लोब्ड है, अगर 2 लोब वाला है, जैसे हेडफोन शेप वाला है, आपको अगर ये हेडफोन शेप वाला दिख रहा है, ओके, ये हेडफोन शेप दिख रहा है आपको, ये हेडफोन्स दिख रहा है ना, बाइलोब्ड. अगर बाइलोब्ड है तो इट्स एसिडोफिल और इओसिनोफिल. अगर ये 2 to 3 लोब्ड है, ओके, 2 to 3 लोब्ड आपको दिख रहा है, 3 लोब से ज़्यादा दिख रहा है, 3 लोब दिख रहा है, तो इट्स अ बेसोफिल एंड इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल. देन वी हैव न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल में 3 to 5 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस. 2 to 3 लोब्स इज अगेन बेसोफिल. बाइलोब्ड इज अगेन एसिडोफिल विच इज अ हेडफोन शेप्ड.
न्यूट्रोफिल इज 3 to 5 lobes ऑफ न्यूक्लियस, 2 to 3 लोब ऑफ न्यूक्लियस, बाई लोब ऑफ न्यूक्लियस. ये आपको 3 to 5 के बीच में दिख रहा है कितना, 1 2 3 4 लोब्स विथ ग्रैन्यूल्स. ओके मैम, सो दिस इज 100% गोइंग टू बी अ न्यूट्रोफिल. मैम इसमें ग्रैन्यूल्स है एंड दिस इज 3 लोब. मैम इट कैन बी बेसोफिल, ओके, and it can be neutrophil also. So you have to then stain it and see, right? Then we have acidophil. In acidophil it's a bilobed and it's a headphone shaped and it also has a granules. आपको पता चल गया, इसी से MCQ आ रहा है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. अब आते हैं कि हर एक सेल कितना अमाउंट में प्रेजेंट है. तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो न्यूट्रोफिल है. हाइएस्ट क्वेश्चन अराइजेस, which cell is present in the highest amount in the WBC? It is always neutrophil. It is 60 to 65% of total leukocyte. TLC is total leukocyte count. It is 60 to 65% total leukocyte count. Okay, then we have the next is your lymphocytes. Okay, the next is your lymphocytes. देखो lymphocytes तक अभी पहुँचे नहीं हैं हम लोग. सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने आपको मोनोसाइट्स और lymphocytes के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया. So let us do it now. देखो, so in monocytes you have a kidney shaped nucleus. Can you see kidney or bean shaped nucleus? And there are no granules in the cytoplasm. There are no granules in the cytoplasm. Whereas जो lymphocytes है उसमें एक circular simple nucleus है, large, where the cytoplasm becomes peripheral. A single large nucleus where the cytoplasm becomes peripheral. Okay, so you understood what is lymphocytes, what is monocytes. Monocyte मतलब एक kidney shaped nucleus and इसमें एक large न्यूक्लियस where the cytoplasm becomes peripheral. ओके, तो अभी इन सबके अमाउंट के बारे में लर्न करना है. सबसे ज़्यादा अमाउंट है न्यूट्रोफिल का, दूसरा आता है लिम्फोसाइट्स का. ओके, दूसरा आता है लिम्फोसाइट्स का. एक है न्यूट्रोफिल्स का, न्यूट्रोफिल इज 60 to 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एंड एक है लिम्फोसाइट विच इज 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. देन कम्स मोनोसाइट्स, इट इज 6 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. सी हियर गाइज, ये तो आपको रटना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए न्यूमोनिक्स नहीं हो सकते, राइट? अब आप लोग 2 साल से ये नीट पढ़ रहे हो तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि 60 to 65%. मेरे साथ साथ बोलो कि अब भी रट लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है. 60 to 65% क्या है न्यूट्रोफिल्स, 20 to 25% क्या है लिम्फोसाइट्स. ओके, 20 to 25% क्या है लिम्फोसाइट्स, 60 to 65% क्या है न्यूट्रोफिल. मोनोसाइट्स इज अगेन 6 to 8%, 6 to 8% क्या है मोनोसाइट्स है. अब सबसे लास्ट में आता है एसिडोफिल. ओके, 2 to 3%. और बेसोफिल तो होता ही नहीं है, बेसोफिल आपको दिखेगा ही नहीं. देखो MBBS में ना देयर इज अ DLC करके एक आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. तो ये आपको उधर भी नहीं छोड़ेगा. उधर तो आपको एक माइक्रोबायोलॉजी में इन सेकेंड ईयर MBBS और इन फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स यू हैव टू स्टेन योर ब्लड एंड सी दिस सेल्स. यू हैव टू सी RBC, you have to see DLC में you have to see WBC and you have to see which WBC are present, whether it's eosinophil, whether it's basophil, whether it's neutrophil. So there you will understand that most of the पूरे जो आपका ब्लड का स्लाइड रहेगा उसमें न्यूट्रोफिल आपको 70% दिखेगा, बिकॉज इट इज 60 to 70%. बचा हुआ 20 से 25% जो रहेगा दैट विल बी योर लिम्फोसाइट्स, दैट विल बी योर लिम्फोसाइट्स. बचा हुआ जो रहेगा दैट विल बी योर लिम्फोसाइट्स, करेक्ट. उसके बाद आपको बनाना है मोनोसाइट विच विल बी योर 6 to 8%. आपको दिखेगा 6 to 8% मोनोसाइट्स है. उसके बाद आपको दिखेगा एसिडोफिल 2 to 3%. बेसोफिल्स तो आप यू विल नेवर सी बेसोफिल्स इन योर DLC until and unless you have any inflammation. क्लियर. अभी ये तो सब पढ़ लिया, चलो मैम ये तो हम रट लेंगे. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन मैम. सी लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द एसिडोफिल और eosinophil. Whenever there will be any allergy, whenever there will be any infection, okay, any infection, parasitic infection, any parasitic infection ले लो, infection, parasitic infection, okay, allergy. So in any allergy, in any allergic response, in any infection or in any parasitic infection, please keep in mind this 3, which is very very important and MCQ rich question. Okay, in any infection, in any allergy, in any parasitic infection, okay, there will be increase in the amount of the acidophil. Okay, basophil in any inflammation, during any inflammation. You understand difference between inflammation and infection? You understand inflammation, सूजन आती है आपको, ओके, रेड हो जाता है वो एरिया, स्वेलन हो जाता है एरिया. आपको सूजन आई है कभी? यस. तो इसमें एरिया रेड हो जाता है, एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है,
डॉलर, कैलर, ओके यू नो ना, येस दैट इज योर डॉलर कैलर. कैलर मीन्स हीट, वहाँ पे हीट बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है वो एरिया में, राइट. दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे द बेजोफिल एक्ट, इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, इन्फ्लेमेशन के टाइम पे द बेजोफिल एक्ट, the basophil will release three important at the site of inflammation. This is histamine, serotonin, heparin. Histamine, serotonin, heparin. Most important MCQ potential question. This is MCQ potential question. You have to learn it, okay. इधर से MCQ आएगा. बेसोफिल नॉर्मली दिखता है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज 0.5 to 1% एंड इट इज नॉट नेवर विजिबल ऑल्सो. ओके, एंड यूसिनोफिल इज 2 to 3% एंड दे आर यूज फॉर, दे विल इंक्रीज इन द अमाउंट इन एनी टाइप ऑफ एलर्जी होगा तब, एनी टाइप ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा तब, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, एलर्जिक इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन, उस टाइम पे आपके इयोसिनोफिल्स आएंगे. और इयोसिनोफिल्स बिकॉज दिस आर इम्यून सेल्स ना, ये आपको डिस्ट्रॉय, मतलब ये कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स सपोज किसी को एलर्जी है पॉलन की, किसी को एलर्जी है हे की, उसका एंटीजन आपके बॉडी में आ गया, तो ये सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे. ये सेल्स क्या करेंगे? दे विल इंक्रीज इन देयर नंबर एंड दे विल किल दैट पर्टिकुलर पैथोजन. और ये लोग क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट सेल्स को एक्टिवेट करेंगे सो दैट उसका फैगोसाइटोसिस हो जाए, राइट. तो whenever in any allergy or whenever in any infection or whenever in any parasitic infection, these cells will increase in the number because these are immune cells ना, ये immunity provide करेंगे, तो ये cells अचानक से increase हो जाएंगे और जाएंगे कि भाई मुझे डिफेंस करना है, करेक्ट. In basophils will increase in the number during any inflammation process, okay, and they will secrete histamine, heparin, serotonin. Okay, the next is neutrophils. देखो कोई भी एंटीजन आने दो, कोई भी एंटीजन, न्यूट्रोफिल क्या करेगा? उसका फैगोसाइटोसिस करेगा. सपोज दिस इज योर एंटीजन, दिस इज योर न्यूट्रोफिल्स. ओके, दिस न्यूट्रोफिल विल ईट दिस. न्यूट्रोफिल इज गोइंग टू ईट दिस फॉर एन एंटीजन. So these are the micropolicemen. They are phagocytic. They will increase during any inflammation and कभी भी increase होगा inflammation में, और ये क्या करेंगे? phagocytosis. तो अगर कोई पूछे कि what is the main role of this, what is the main role of neutrophil? It is phagocytic. Again, your monocytes are again macropolicemen. These monocytes are macropolicemen. They are also again going to do the phagocytosis. Okay, they are also going to do the same thing, that is phagocytosis. And the last is your lymphocytes. ये phagocytosis, these are the micropolicemen. Okay, these are the micropolicemen and these are the macropolicemen. They are also going to do the phagocytosis. The last is the lymphocytes. ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे NCERT में. इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है बाय सीक्रेटिंग बी सेल्स और टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. ओके, इम्यून रिस्पॉन्स. अभी ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? डिफेंस मेंटेन करेगा. तो अगर कोई बॉडी में फॉरेन एंटीजन आएगा तो उनसे लड़ाई करेगा. क्या? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, राइट. जैसे न्यूट्रोफिल उनको फैगोसाइटोस कर देता है, खा देगा. कोई भी फॉरेन एंटीजन आया उसको खा देगा बॉडी से, वो क्या करेगा? न्यूट्रोफिल विल डू द फैगोसाइटोसिस. मोनोसाइट्स आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. Okay, because these are the macropolicemen. Neutrophil is micropolicemen. Basophil, eosinophil, lymphocytes are, there are two types of, ये immunity response करेगा body में by B immunity, T cell, by B cell and T cell. Okay, B cell क्या करेगा? आपके antibodies आएंगे, antibodies generate करेगा. और T cell क्या करेगा? उसको direct kill करेगा पैथोजन को. और B cell क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाएगा, क्यों? क्योंकि अगर वो एंटीजन वापस कभी आया तो सीधी उसकी एंटीबॉडी जो पहले से बनी हुई है वो उस सेल को मार देगी. ये सब आप इम्यून सिस्टम में पढ़ोगे इन 12th. अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि टी लिम्फोसाइट्स इम्यून में बढ़ेंगे, और दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, और ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे. मोनोसाइट्स आर मैक्रोपोलिसमेन फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स आर माइक्रोपोलिसमेन फैगोसाइटोसिस, बेसोफिल इंक्रीज इन एनी इन्फ्लेमेशन एंड एसिडोफिल विल इंक्रीज इन एनी एलर्जिक रिस्पॉन्स, इन एनी पैरासिटिक इन्फेक्शन और इन एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी. दैट्स इट. इससे ही MCQ आएगा और किसी से MCQ नहीं आएगा. अगर ये समझ गया है तो प्लेटलेट्स पे आए क्या? तो अगर ये समझ गया है तो एक बार प्लेटलेट्स पे आने से पहले कैन वी जस्ट रिवाइज दिस ल्यूकोसाइट फ्रॉम NCERT. ओके, ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स. डन. कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है. दे आर न्यूक्लिएटेड, वी नो. दे आर बाइलोब्ड, दे आर 3 लोब्ड, दे आर 4 लोब्ड. हाउ मेनी लोब्स? कितने सारे लोब्स रहते हैं यार? इसमें तो न्यूक्लियस है.
they are nucleated and are relatively lesser in number because these are only 6,000 to 8,000 in number. Clear? Leukocytes are generally short-lived. We have two main categories of WBC: granulocytes, agranulocyte. Neutrophil, eosinophil, basophil are different type of granulocyte, while lymphocyte, monocytes are agranulocytes. Neutrophil are the most abundant, 60 to 65% of total WBC. Basophils are least, 0.5 to 1%. Neutrophils and monocytes कितने होते हैं? 6 to 8%. We know, right? We have already seen 6 to 8% is monocyte, 20 to 25% are lymphocytes. So this neutrophil and monocytes, neutrophil are micropolicemen, monocytes are macropolicemen, are phagocytic cell which destroy the foreign organisms entering the body. Basophils secrete histamine, serotonin, heparin and are involved in the inflammatory reaction. Eosinophils only 2 to 3% resist the infection and are associated with the allergic reaction. And lymphocyte, which are 20 to 25%, are two major type, B and T form. Both the B and T lymphocytes are responsible for the immune responses of the body. Clear? Okay. Now let us again move to the platelets. The last cells which we have to study are the platelets. And platelets को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस मेरे साथ बने रहना. Correct? Again, platelets are present in the lakhs. It is 1.5 to 3.5 lakh per millimeter cube is your platelets. Platelets कितने हैं? Normally the platelets are 1.5 lakh to 3.5 lakh per millimeter cube of the blood. Okay, normally platelets are 1.5 lakhs to 3.5 lakh per millimeter cube of the blood. Are we clear? Are we clear? Okay. Now मैंने बोला कि RBC are non-nucleated, WBC are nucleated. Again platelets are non-nucleated. इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता एंड आर डिराइव फ्रॉम अगेन बोन मैरो से डिराइव्ड है ये. अगेन किससे डिराइव्ड रहता है ये? बोन मैरो. जस्ट लाइक RBC ओनली. दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड. दे आर डिराइव फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट सेल. मेगाकार्योसाइट इज अ प्रिकर्सर सेल. ओके, सी सपोज दिस इज योर बोन मैरो. Suppose this is your bone marrow. Okay, this is your bone marrow. Okay, here there will be the megakaryocyte which will form platelet. Let's clear. Important MCQ है ये. They are derived from the megakaryocyte cell of the bone marrow. They are non-nucleated. They are 1.5 to 3.5 lakhs per millimeter cube. Clear? मैम ये सब तो ठीक है रटने वाला, बट ये क्या मैम हमको समझ में नहीं आया, क्यों होते हैं प्लेटलेट्स? देखो गाइस, कोई भी रीज़न ले लो. सपोज देयर वॉज अ किड हु वॉज प्लेइंग फुटबॉल. ओके, यू ऑल लव फुटबॉल, राइट? सो सपोज यू ऑल आर प्लेइंग फुटबॉल. सपोज एवरी वन ऑफ यू इज प्लेइंग फुटबॉल. इमेजिन योर ओन सिनेरियोज, राइट? आप लोग जब गिर जाओगे फुटबॉल में, यू आर डूइंग अ गोल कीपिंग. ओके, यू आर डूइंग अ गोल कीपिंग. यू आर अ गोल कीपर इन फुटबॉल. ओके, जब आप गोल कीपिंग कर रहे थे तो बॉल की वजह से आपका पैर अटक गया ग्राउंड पे कोई स्टोन की वजह से, एंड यू फॉल डाउन. आपके नीज पे लग गया. आपको पता है कैसे खरोच लगती है? एकदम मिट्टी वाले ग्राउंड पे गिरने के बाद, पत्थर लगने के बाद स्क्रैचेस आ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है. टू स्टॉप द ब्लीडिंग यू वेंट टू द नियर बाय टैप. You put that injury in under the running water. Okay, after that आपने उसको धोया एंड उसको बांध दिया कपड़ों से, and then you went home. After 2 to 3 days you will see a coagulum is formed. What is coagulum? ऐसे thick, जैसे blood जम जाता है, कड़क चीज़ बन जाएगा, like just like a stone. It will be coagulum and the bleeding will be completely stopped. सूख जाएगा वो घाव. That is what we called as the coagulum. That is what we called as coagulation of blood. क्या हुआ? देखो, जैसे ही आप लोग गिरे, आपके जो नी के ब्लड वेसल्स थे उसमें इंजरी आ गई. उसमें क्या आ गई? इंजरी आ गई. तो इधर से ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया. देखना हाँ क्या हो रहा है. ब्लड फ्लो होना शुरू हुआ क्योंकि आपका जो इंटैक्ट एंडोथीलियम था, हियर वॉज इंटैक्ट एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स. आप गिर गए, आपका एंडोथीलियम खराब हो गया. एंडोथीलियम की लाइनिंग बीच में से खराब हो गई. द ब्लड विल स्टार्ट ओजिंग आउट. करेक्ट? The blood will start oozing out. As soon as the blood will start oozing out, what will happen? After some time, आपके ब्लड के जो प्लेटलेट्स होंगे, आपके बॉडी के जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट हो गए. These are your platelets. वो एक्टिवेट हो गए. Platelets will come here. Okay, platelets will come here. Platelets will attach here.
आफ्टर सम टाइम, मैंने आपको क्या बोला था, आपके प्लाज्मा में देर आर सम कोएगुलेटिंग फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, दे विल सून गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। एंड ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स जो, इसके ऊपर ये फिब्रिन का थ्रेड जम जाएगा पूरा, फिब्रिन का थ्रेड, फिब्रिन का थ्रेड, फिब्रिन का थ्रेड। okay, then they will trap some amount of RBC, some amount of WBC. okay, so this is what we called as your coagulum, coagulum। तो पहले क्या हुआ, प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स अटैच हुए, फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हुए और फिब्रिन बन गया, फिब्रिन का थ्रेड बना। तो पहले क्या हुआ, पहले प्लेटलेट्स आए, राइट, प्लेटलेट्स आए ना, प्लेटलेट्स ने क्या बनाया, एक प्लग बनाया यहाँ पे, सो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, सो प्लेटलेट प्लग इज गोइंग टू स्टॉप द ब्लीडिंग, देन द फिब्रिन विल गेट अटैच्ड and will form a meshwork of the platelets of the fibrin thread, okay, meshwork of the platelets and fibrin thread। उसमें आपके ब्लड में चलते चलते थोड़े से आरबीसी ट्रैप हो गए, थोड़े से डब्ल्यूबीसी ट्रैप हो गए, एवरीथिंग विल फॉर्म दैट कड़क कड़क वाला पार्ट जो 2-3 दिन बाद आपको देखने मिलता है, कोएगुलम। क्लियर, क्लियर। सो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोक रहे हैं प्लेटलेट्स, कैसे, बाय फॉर्मिंग अ प्लेटलेट प्लग। अगर प्लेटलेट कम हो गए तो हम उससे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, व्हेन प्लेटलेट्स कम डाउन। सो अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो क्या ये ब्लड क्लॉट बनेगा, नहीं बनेगा, ये ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। अगर ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो भाई अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, देयर विल बी नो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, नो प्लेटलेट प्लग, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है उसमें। क्लियर, 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 क्लियर। Thrombocytes are 1.5 to 3.5 lakh per millimeter cube. They are non-nucleated, derived from the megakaryocyte cells of the bone marrow. Important MCQ है, in decrease in the number of the platelets, thrombocytopenia, no clotting of the blood, okay, and excessive blood loss, it will form, the platelet is going to form the platelet plug। सबसे पहले क्या होने का होगा, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स आएंगे। फिर मैंने आपको बोला था आपके प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं, या हम आगे भी पढ़ने वाले, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। पहले प्लेटलेट्स आए, फिर मैंने बोला था आपके ब्लड के प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो ब्लड को क्लॉट कराते हैं, तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा भाई यहाँ तो ब्लीडिंग हो रही है, अपन को एक्टिवेट होना पड़ेगा, राइट, वो एक्टिवेट हो गए। उन्होंने क्या बनाया, फिब्रिन का थ्रेड बनाया और उसी प्लेटलेट्स के अराउंड उस प्लेटलेट्स के प्लग को और भी मजबूत बना दिया। प्लेटलेट के प्लग कच्चा है, अभी भी प्लेटलेट प्लग इधर कच्चा है, उसको मजबूत बनाने के लिए फिब्रिन का थ्रेड आ गया, फिब्रिन के थ्रेड ने उस प्लेटलेट प्लग को अपने अंदर मस्त मजबूत बना दिया। अभी कोएगुलेशन इज फॉर्म्ड, एकदम मजबूत कोएगुलेशन इज डन। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो प्लेटलेट का काम समझ गया। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का काम क्या है, टू फॉर्म द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, टू फॉर्म द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। क्लियर। अभी आगे इसी को कंटिन्यू करके मैं आपको पढ़ा देती हूँ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। आर वी क्लियर? पढ़ा दूँ क्या? 5 मिनट के टॉपिक है, 5 मिनट में आपको एकदम, आप एकदम मास्टर हो जाओगे ये टॉपिक के। डू यू वांट टू बी अ मास्टर ऑफ दिस कोएगुलेशन ऑफ ब्लड वाला टॉपिक? तो आपको ये पहले आना चाहिए। प्राइमरी प्लेटलेट प्लग इज फॉर्म बाय द प्लेटलेट्स एंड द सेकेंडरी, द फिब्रिन विब्रिन वाला जो है, इट इज बिकॉज ऑफ द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द प्लाज्मा। क्लियर। नाउ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, देखो, blood exhibits coagulation clotting in response to any injury or trauma. Yes ma'am, we know this, we already have seen it ऊपर। excessive loss of the blood, prevent excessive loss of the blood from the body. Okay ma'am, we also know this, that blood exhibit coagulation and clotting, क्योंकि पहले प्लेटलेट्स आके वो एरिया को प्लग कर देंगे जहाँ से ब्लीडिंग, वेसल्स में ब्लीडिंग हो रही है, एंड उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, फिब्रिन बनाएंगे। तो मैम ये फिब्रिन कैसे बन रहा है, अभी हम लोगों को वो पढ़ना है इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम तो हम लोगों ने प्लेटलेट में पढ़ दिया, अभी जो फिब्रिन का काम है वो हम इधर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इंजरी हुई, स्टिमुलेट द प्लेटलेट, प्लेटलेट ने प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाया, प्लेटलेट ने प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाया। फिर टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी रिलीज सम फैक्टर। अभी देखो, अब क्या होगा, प्लेटलेट ने प्लेटलेट प्लग बनाया, अपने आप जो टिश्यू है ना, एट द साइट ऑफ इंजरी, जो टिश्यू है, इंजरी के साइट में जो टिश्यू है वो कुछ सम फैक्टर्स रिलीज करेंगे। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, एक पूरा कैस्केड रिलीज हो, कैस्केड स्टिमुलेट होगा। अब ये कैस्केड पढ़ना है आपको। देखो, आपके पास, मैंने आपको बोला था यू हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स। व्हाट डू यू हैव? यू हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स, you have clotting factors. So how many clotting factors you have? So you have 12, 11, 8, 9. See, clotting factors are, yes, you have to keep in mind, you have
clotting factor 2, you have clotting factor 2, you have clotting factor 3, clotting factor, बहुत सारे clotting factors रहते हैं, करेक्ट. बट यहाँ पे हम लोगों को clotting factors कैसे, आपका फिब्रिन कैसे बन रहा है वो पढ़ना है. तो देखो आप क्या बोलोगे, टिश्यू का इंजरी हुआ, वहाँ पे कुछ टिश्यूज़ थे, उन्होंने क्या किया, ये सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को एक्टिवेट किया. अब कैसा है देखो, दो पाथवे रहेंगे, एक तो रहेगा एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक रहेगा इंट्रिंसिक पाथवे. ओके, अब देखो व्हेन डैमेज टिश्यू, मैंने क्या बोला, जो टिश्यू है वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे, इंजरी के साइड का टिश्यू कुछ फैक्टर रिलीज करेंगे. तो व्हेन डैमेज टिश्यू रिलीज द टिश्यू फैक्टर 3. ओके, ये क्या, when damaged tissue will release the tissue factor 3, then what will happen, it will activate the factor 7 to convert into factor 7a. Okay, factor 7 will get converted, which was inactive in the plasma will get converted into factor 7a. This is your extrinsic. And intrinsic में क्या है, trigger is exposure to the collagen or the subendothelial surface. We all know that. See, this is your blood vessel. यहाँ का अगर एंडोथीलियम खराब हो गया तो नीचे जो सब एंडोथीलियल है या कोलाजन है ब्लड वेसल का, वो एक्सपोज हो जाएगा. उसके एक्सपोज होने की वजह से आपके धड़ाधड़ मीन्स आपके कंटिन्यू 12, 11, 8, 9 ये एक्टिवेट हो जाएंगे. पहले कौन सा एक्टिवेट होगा, 12th क्लॉटिंग फैक्टर, वो एक्टिवेट होगा. 12 एक्टिवेट हो गया, फिर उसने किसको एक्टिवेट किया, 11 को 11A में कन्वर्ट किया. एक्टिवेट, A मीन्स एक्टिवेटेड फैक्टर. ओके, फिर 11 एक्टिवेट हुआ, फिर 12 एक्टिवेट हुआ, 11 एक्टिवेट हुआ, और फिर उसको 8. ओके, उसने एक्टिवेट किसको किया, 8 को, फैक्टर 8 को. फैक्टर 8 किस में कन्वर्ट हुआ, फैक्टर 8A में. फिर फैक्टर 8 ने 9 फैक्टर को एक्टिवेट किया 9A में. क्लियर. तो यू हैव टू कीप इन द सीक्वेंस. व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस इज 12, 11, 8, 9. पहले तो फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ इन इंट्रिंसिक पाथवे. This is for the intrinsic pathway. फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ, 12A में कन्वर्ट हुआ. फिर आपको है 11, तो 12A ने क्या किया, 11 को एक्टिवेट किया इंटू 11A. फिर है 8, तो 11A ने क्या किया, 8 को 8A में कन्वर्ट किया, और ये 8A क्या करेगा, 9 को 9A में कन्वर्ट करेगा. क्लियर. अभी ये आपका इधर तक स्टॉप हो जाता है इंट्रिंसिक. और एक्सट्रिंसिक में क्या हुआ, फैक्टर 3 रिलीज होने की वजह से 7 फैक्टर जो है वो 7A में कन्वर्ट हुआ. तो यहाँ पे फैक्टर 7A हो गया है और यहाँ पे फैक्टर 9A हो गया है. ओके, अब देखो 9 और 7 एक्टिवेट हो चुके हैं. अब यहाँ से शुरू होता है कॉमन पाथवे. जो फैक्टर 9 है, जो फैक्टर 7 है, वो क्या करेंगे, फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करेंगे. फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करेंगे, और दिस इज विल बी द कॉमन पाथवे फॉर बोथ द पाथवे, फॉर एक्सट्रिंसिक ऑल्सो एंड फॉर इंट्रिंसिक ऑल्सो. ओके, फैक्टर 10 को 10A में, फिर प्रोथ्रोम्बिन विच इज अ फैक्टर 2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ द 10A. ये 10A क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन्स ऑल्सो. Okay, this prothrombin is a factor 2 which will get converted into active factor 2A, that is thrombin. Okay, again this thrombin is going to activate the fibrinogen to fibrin, and we will see a fibrin thread, a fibrin meshwork is formed. Can we revise this again? Can we एक बार अपन ये रिवाइज कर ले क्या, coagulation of blood एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन, क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी और ट्रॉमा. कोई भी इंजरी होगी तो पहला चीज़ क्या होगी, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद उसके साइड का जो टिश्यू है ना, वो कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ना आपका जो पूरा क्लॉटिंग का कैस्केड शुरू हो जाएगा और फिब्रिन बनेगा. टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरीज रिलीज सम फैक्टर्स. नाउ बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ द फैक्टर देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन. देयर कैन बी 2 pathway by which these factors are, whole cascade is moving forward for the formation of fibrin. The first can be the extrinsic. एक्सट्रिंसिक सिर्फ एक याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ फैक्टर 7 का काम है. और जो इंट्रिंसिक है, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, 12, देन यू हैव टू कीप इन माइंड 11, देन यू हैव टू ऐसे पीछे जाना है, 12, 11 और 8. यहाँ पे 9 नहीं आएगा, पहले आएगा 8 एंड देन आएगा 9. क्लियर. 12, 11, 8, 9 ऐसे. तो पहले क्या होगा, बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे देयर विल बी एक्सपोजर टू द सब एंडोथीलियल सरफेस, so that the 12 will get activated into 12A, which is then going to activate 11 into 11A, which is then going to activate 8 into 8A, which is then going to activate 9 into 9A. Okay, now this 9A as well as this 7A are going to activate 10 into 10A. That will again act on the prothrombin, which is factor 2,
into 2A with the help of the calcium ion. ठीक है, 7, 12, 11, 8, 9 ये इस साइड, 7 will be on the extrinsic side. कॉमन पाथवे में 10 एक्टिवेट हो रहा है which will then activate prothrombin into thrombin, that is factor 2 into 2A, and fibrinogen into fibrin with the help of the calcium ions. Clear this cascade pathway. पाथवे समझा कैस्केड. देखो अभी ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ही समझा देती ना एनसीईआरटी के लाइंस में, तो आपको ये कभी समझ में नहीं आता, आपको ये कभी समझ में ही नहीं आता. और ये एमबीबीएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमबीबीएस में पूछते हैं. तो आपको ये कभी समझ में ही नहीं आता अगर मैं आपको नहीं समझाती, अगर मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन समझाती. तो अब आप ये पढ़ने के बाद अगर एनसीईआरटी के लाइन्स पढ़ोगे ना, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू. सिंपल, एनसीईआरटी विल बी हलवा, एनसीईआरटी का हलवा हो जाएगा. देखो एंजाइम कैस्केड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 स्टेप्स इन ब्लड क्लॉटिंग. अब यहाँ पे सब थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलना है, ठीक है. सी, इंजर्ड टिश्यू सिंथेसाइज थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, इंजर्ड टिश्यू जो है, जो मैंने बोला जब भी इंजरी होगा तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगा, और उसके जो इंजरी है जहाँ पे हुई है टिश्यू में, वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे, या वो क्या करेंगे, कुछ चीज़ें रिलीज करेंगे, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा. अब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम टू फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम. अब कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बोकाइनेज, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है. नाउ सी, प्रोथ्रोम्बिनेज विल कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू, सी प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम. देन कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन. ये 3 स्टेप्स में ही दिया है, बट अपन को पूरा ये आना चाहिए कैस्केड. क्या हो रहा है, पहले तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है, 3 चीज़ें याद रखनी है. पहले तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा और वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा. थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा. थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है. Now fibrin fibers form a network on the cut or the wound in which the blood corpuscles get trapped. Clear? After clotting, a pale yellow colored liquid oozes out from the clot, which is called as serum. You know what is serum? I have already told you. Serum is nothing but plasma minus clotting factor is what we call as the serum. Plasma minus fibrinogen or plasma minus clotting factor is what we call as the serum. Clear? Okay. Can we first revise what we have studied इतना? क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया है, हमने प्लेटलेट्स पढ़ लिया है और हम लोगों ने कोएगुलेशन पाथवे पढ़ लिया. तो अब एक बार रिवाइज कर देते हैं. देखो, प्लेटलेट्स आर द थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर ऑल सेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट. वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने नीचे लिखा भी है, एमसीक्यू आता है. Okay, megakaryocytes in the bone marrow. These are non-nucleated, contains they are 1 lakh to 3.5 lakh platelets per millimeter cube. Platelet can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of the blood. A reduction in the number can lead to the clotting disorders, excessive loss of the blood from the body. Okay, blood grouping पढ़ेंगे, उससे पहले अपन coagulation of blood पढ़ लेते हैं. Do you know when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time because the primary platelet plug is formed and then the coagulation happens. Okay. So blood exhibits coagulation or clotting in response to any injury or trauma. This mechanism to prevent the excessive loss of the blood from the body is what we call as the clotting. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the side of the cut or injury over a time. This clot or the coagulum formed mainly by a network of the thread called as a fibrin, in which the dead, damaged and formed elements are trapped. Clear? Very important. Fibrins are formed by the conversion of the inactive fibrinogen in the plasma by an enzyme thrombin. Thrombin क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, थ्रोम्बिन में. ओके, थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन विल एक्टिवेट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, यही दिया है यहाँ पे. एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबो रिएक्शन. और थ्रोम्बोकाइनेस कैसे एक्टिवेट होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, कैस्केड प्रोसेस. देखो, हियर दे हैव मेंशन्ड अबाउट कैस्केड प्रोसेस, बट दे हैव नॉट मेंशन्ड व्हाट इज कैस्केड प्रोसेस. इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये पूरा पाथवे होने के बाद एक एंजाइम बनेगी, दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज. दिस थ्रोम्बोकाइनेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोथ्रोम्बिन टू गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन टू गेट देन एक्टिवेट द फिब्रिनोजन टू फिब्रिन. सो हियर दे हैव ओनली गिवन अबाउट द थ्रोम्बोकाइनेज. एक थ्रोम्बोकाइनेज करके एंजाइम है, वो इंपॉर्टेंट है, बट वो थ्रोम्बोकाइनेज बन कैसे रहा है, is required for the above reaction. This complex thrombokinase is formed by a series of a linked enzymatic reaction cascade process involving number of the factors present in the plasma in an inactive state. Understood why it is important to dig into NCERT?
An injury or a trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. Certain factor released by the tissue at the site of injury can also cause the coagulation. Calcium plays a very important role in clotting. Done and dusted, done and dusted, done and dusted, guys, done and dusted. एक बार ब्लड ग्रुप्स पढ़ा लूँ, एक बार RH फैक्टर पढ़ा लूँ, एक बार इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस पढ़ा लेती हूँ, और एक बार लिम्फ पढ़ा लेती हूँ. देन अपना रट्टाफिकेशन वाला पार्ट तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, आपका रट्टाफिकेशन वाला पार्ट एटलीस्ट खत्म हो जाएगा. लेट अस स्टडी अबाउट द ब्लड ग्रुप्स फर्स्ट. लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट द ब्लड ग्रुप्स. Blood groups में you have ABO blood group and you have RH blood grouping system. There are two blood grouping system, ABO blood grouping system, RH blood grouping system. Are we clear with this? We have two blood grouping system. That is the ABO blood grouping system and that is the RH blood grouping system. ABO blood grouping system and RH blood grouping system. Now see, अभी ABO और RH, what is this? How? ये name कैसे पढ़े? मैम ये नेम कैसा है ABO ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग, ये मुझसे नहीं समझ आ रहा. देखो हमें पता है किसी का ब्लड ग्रुप A रहता है, किसी का ब्लड ग्रुप B रहता है, किसी का ब्लड ग्रुप AB रहता है, किसी का ब्लड ग्रुप O रहता है. करेक्ट. तो मैम ये कैसे पता चल रहा है? देखो RBC है, RBC है, RBC है. RBC के ऊपर ना एंटीजन रहते हैं, थप्पा कि भाई हाँ इसका ब्लड ग्रुप A करना है. कैसे A करना है? क्योंकि RBC के ऊपर A एंटीजन लगा है. इसका ब्लड ग्रुप बी करना है. कैसे बी करना है? क्योंकि आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ है. इसका ब्लड ग्रुप ए बी करना है क्योंकि आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन लगे हुए हैं. भाई आरबीसी के ऊपर एंटीजन ही नहीं है तो क्या करना है? तो ओ करना है. सिंपल, वेरी सिंपल. विद द हेल्प ऑफ एंटीजन यू कैन सी. अगर आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन है तो उसका RH पॉजिटिव करना है. अगर आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन नहीं है तो RH निगेटिव करना है. क्लियर? यू अंडरस्टूड? ओके. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके पास कौन सा एंटीजन है? A एंटीजन है. क्लियर? A एंटीजन. अगर ब्लड ग्रुप B है तो उसके पास कौन सा एंटीजन होगा? B. अगर AB है तो कौन सा एंटीजन होगा? AB. दोनों एंटीजन होगा. अगर O ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन होगा? कोई भी एंटीजन नहीं होगा. जैसे कि मैंने ये 4 डायग्राम्स में आपको बता दिया है. क्लियर? ओके. अब मैम व्हाट इज़ एंटीबॉडी? देखो एंटीबॉडी ना एक इम्यून वाली बॉडीज़ रहती है जो आपके लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. जो मैंने बोला ना आप लोगों को, लिम्फोसाइट्स में T and B लिम्फोसाइट्स है जिसमें से B लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे थे? एंटीबॉडीज़ बना रहे थे. जब भी कोई आपके बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आएगा तो एक एंटीबॉडी बनेगी टू किल दैट फॉरेन पार्टिकल. राइट? तो अगर आपके बॉडी में A ब्लड ग्रुप है तो क्या A ही एंटीबॉडी होगी? नहीं. अगर A एंटीबॉडी होगी तो वो मेरे खुद के ब्लड को मार देगी ना. मुझे B की एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी सो दैट जब मेरे बॉडी में B वाला ब्लड आएगा तो मेरी B वाली एंटीबॉडी उस B वाले ब्लड को मार देगी क्योंकि मेरा तो ब्लड है, क्योंकि मेरे लिए B. सी लिसन सॉरी हाई मत करो, आराम से पढ़ो. देखो ये तो समझ गया ना कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंटीजन कौन सा है. A ब्लड ग्रुप है तो A एंटीजन. कैसे माना मैंने A ब्लड ग्रुप है? क्योंकि मुझे पता है कि उसके आरबीसी के ऊपर बाबा एंटीजन लगा हुआ है A का. सो A ब्लड ग्रुप है तो A एंटीजन, B ब्लड ग्रुप है तो B एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप है तो AB दोनों एंटीजन. एंड अगर O ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन नहीं है. अगर कोई एंटीजन नहीं है तो मैंने मान लिया चलो 0, इसको तो 0 ही देना है, इसका तो कोई एंटीजन है ही नहीं तो O ब्लड ग्रुप है इसका. ठीक है? ओके. एंटीबॉडीज आर दोज विच आर ऑपोजिट टू द blood because whenever a foreign particle enter into your body this antibody will activate and this antibody will kill that foreign particle. okay? तो for example अगर कोई A वाला ब्लड ग्रुप वाला इंसान है. ठीक है? दिस इज अ पर्सन. सपोज दिस इज अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव एंड मैंने इसको ब्लड ग्रुप दे दिया B पॉजिटिव. ये बोलेगा मेरे पास A है, मेरे पास RH का एंटीबॉडी है. ये बोलेगा मेरे पास B है और मेरे पास RH का एंटीबॉडी है. मैंने इसका ब्लड इसको दे दिया तो अब इसका ब्लड में ये रहेगा RBC में और इसके RBC में ये रहेगा. सो फॉर दिस A इंडिविजुअल ये B विल बी अ फॉरेन एंटीबॉडी. सो इसके एंटीबॉडीज जाग जाएंगे और इस B को किल कर देंगे.
ओके सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया था ना, रोक लिया था, सॉरी मैं थोड़ा ब्रेक लेके आ गई, एक मिनट। ओके तो मैं आपको ये बोल रही थी कि आपको ये तो समझ गया ना कि वी हैव ब्लड ग्रुप, दैट इज़ ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, एंड हर एक का करस्पॉन्डिंग एंटीजन है, जैसे ए बी नील, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंटीजन्स है जो मैंने आपको इधर बता दिए कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन होगा। लेकिन एंटीबॉडी ना उसके ऑपोजिट होती है। यू अंडरस्टूड ना व्हाट इज़ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी मतलब क्या कि जब भी कोई फॉरेन एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी विल ट्राई टू किल दैट फॉरेन एंटीजन, ओके, विल किल दैट फॉरेन एंटीजन, that is what we call as antibody and will form the memory of it, okay, so that again when so इसीलिए अगर ए एंटीजन, अगर आपके बॉडी, अगर सपोज मेरी एक पर्सन है, मेरी एक बॉडी है, ठीक है, मेरा ए ब्लड ग्रुप है, तो मेरे पास कभी ए एंटीबॉडी नहीं होगी। तो अगर ए एंटीबॉडी होगी, ए एंटीजन होगा, तो क्या एंटीजन उसी एंटीबॉडी को मार देगा ना? सॉरी, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आई विल हैव ए एंटीजन। अगर मेरे पास ए एंटीबॉडी हुई तो मेरी वो एंटीबॉडी मेरे खुद के एंटीजन को मार देगी, तो मेरे को ऑपोजिट वाली एंटीबॉडी चाहिए ना उससे, सो दैट वेन एवर एनी ऑपोजिट एंटीबॉडी विल कम एंटर इनटू द बॉडी, सो दैट वो एंटीबॉडी उसको मार देगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसमें ए ब्लड ग्रुप है तो मेरे पास बी एंटीबॉडी रहती है, ओके। अगर मेरे पास बी ब्लड ग्रुप है तो मेरे पास ए एंटीबॉडी रहती है, राइट। अगर मेरे पास ए बी है, दोनों भी एंटीजन है ए और बी, तो यहाँ पे एंटीजन दोनों भी है तो इसको दोनों के भी ब्लड चल जाएगा, तो इसमें नो एंटीबॉडी, इसमें तो एंटीबॉडी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कोई भी फॉरेन नहीं होगा ना, कोई भी फॉरेन एंटीजन आ ही नहीं सकता, ये तो सबसे ब्लड ले सकता है। और अगर मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो मेरे को दोनों भी एंटीबॉडी लगेगी, ए और बी दोनों भी एंटीबॉडीज़ लगेगी। मैं आपको एक बार वापस से, मेरा मन नहीं मान रहा है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाना चाहिए। देखो मैंने आपको क्या बोला, द ब्लड ग्रुप्स आर 2, वी हैव ए बी ओ ब्लड ग्रुप एंड वी हैव आर एच ब्लड ग्रुप। आरबीसी में ए होता है, ये आरबीसी में बी ब्लड ग्रुप है, और आरबीसी में ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन रहेगा, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन रहेगा। अगर ए बी दोनों भी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप भी रहता है ना बहुत लोगों का, तो उसमें आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों भी एंटीजन रहेगा। और अगर कोई ओ ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर नो एंटीजन, तो इफ़ आरबीसी हैज़ नो एंटीजन इट इज़ ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? आरएच में भी सेम है, आरबीसी के ऊपर अगर आरएच एंटीजन है तो इट इज़ आरएच पॉजिटिव, एंड आरबीसी के अगर ऊपर आरएच एंटीजन नहीं है तो इट्स आरएच निगेटिव। क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आई एम अ ह्यूमन, मेरा एंटीबॉडी है, मेरा एंटीबॉडी है ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, तो मेरे पास एंटीजन वाला होगा ए। कौन सा आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा? ए, ठीक है। अब मुझे ना एक सीरियस मुझे नहीं, सॉरी ऐसा नहीं बोलता है, बट सपोज इस ह्यूमन को एक सीरियस डिसीज़ हो गई है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, तो गलती से हॉस्पिटल ने, देखो गाइज, अगर ए पॉजिटिव ब्लड है तो ए पॉजिटिव ब्लड में आपके पास ए एंटीजन रहेगा। और अगर सपोज इस ह्यूमन को कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ गई, राइट, सपोज ही नीड्स अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो अगर सपोज किसी ने उसको बी का ब्लड दे दिया, या बी वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया, बी वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया, ठीक है, चलो ये इसमें चला गया बी वाला, अब क्या होगा? अब ये ह्यूमन के लिए दिस विल बी एक्टिंग एज अ फॉरेन सब्सटेंस, ना, ओके, ये ह्यूमन के लिए ये बी वाला तो एक फॉरेन सब्सटेंस हो गया, नहीं, राइट, तो देयर विल बी एन इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा, इसके एंटीबॉडीज़ आके इसको मारेंगे, राइट। तो कौन से एंटीबॉडीज़ होंगे जो इसको मारेंगे? कौन से एंटीबॉडीज़? यस, इसके बॉडी में पहले से बी एंटीजन वाले एंटीबॉडीज़ होंगे, वो जाके इस बी एंटीजन को मार डालेंगे, करेक्ट। तो हर एक बॉडी में ऐसे ही सेफ्टी के लिए एंटीबॉडीज़ दे के रखे हैं। जैसे ए के पास एंटी बी होते हैं, तो अगर कभी बी ब्लड ग्रुप आया तो बी एंटीबॉडी उस बी ब्लड ग्रुप को मार देगा, करेक्ट। बी ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीबॉडी रहता है, तो अगर कभी इस बी ब्लड ग्रुप में, बी एंटीजन में कभी गलती से ए का ब्लड आ गया तो ये ए एंटीबॉडी इस ए के ब्लड को ख़त्म कर देंगे,
ए बी में दोनों भी एंटीबॉडी, ए और बी दोनों एंटीजन है, तो अगर दोनों एंटीजन है तो अभी इसका एंटीबॉडी ऑपोजिट तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहती। और अगर इसके पास ओ है एंटीजन, तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके पास दोनों भी एंटीबॉडी लगेगी, बिकॉज फॉर दिस बोथ ए एंड बी विल बी एन फॉरेन ब्लड ग्रुप, right? A and blood both will be the foreign blood group, hence this has both the antibodies, A also and B also. For because of this O antibody के लिए A और B दोनों भी फॉरेन रहेगा ना। जैसे AB के लिए इसके पास A एंटीजन भी है, इसके पास B एंटीजन भी है, अगर इसको A का ब्लड ग्रुप दे दिया, अगर इसको देखो, अगर सपोज AB वाला पेशेंट है, कोई पेशेंट है, उसका ब्लड ग्रुप है A बी दोनों भी है, तो इसके पास ए भी है, ब्लड बी भी है, अगर मैंने इसको ए दे दिया तो विल दिस एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी? नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी, सो ही डोंट नीड एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज फॉर इट्स प्रोटेक्शन, सो देयर इज़ नो एंटीबॉडीज इन दिस। ओके, एंटीबॉडीज होती नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ए एंटीजन है, इसको कौन इसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो इसको ए ही डोनेट कर सकता है, बी ने डोनेट कर दिया तो एंटी भी उसको मार देगा, राइट? तो इसको कौन डोनेट कर सकता है? ए ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, और एक ओ भी डोनेट कर सकता है, बिकॉज ओ के पास कोई एंटीजन नहीं रहता टू एलिक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? तो ए और ओ दोनों भी कर सकते हैं। बी को कौन कर सकता है? बी और ओ कर सकते हैं। ए बी को कौन कर सकता है? इसमें ए भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, ए बी वाला ब्लड ग्रुप भी डोनेट कर सकता है, और ओ वाला ब्लड ग्रुप भी डोनेट कर सकता है। तो इसको सारा ब्लड ग्रुप इसको डोनेट कर सकता है। और अगर आपके पास ओ है तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, बट एंटीबॉडी पूरी बनी हुई है, तो अगर मैंने गलती से इसको ए दे दिया ब्लड ग्रुप, तो एंटीबॉडी ए उसको मार देगा। अगर मैंने इसको बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो एंटीबॉडी बी उसको मार देगी। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ ओ वाले को ओ की ही एंटीबॉडी लगती है, ओ की ही ब्लड डोनेशन लगेगा, ओ वाले को ओ का ही ब्लड लगेगा, ओ वाले को ओ का ही ब्लड लगेगा। ओके, सो हेंस इट इज़ सेड टू बी दैट ए बी इज़ अ यस सॉरी ओके चलो आर एच फैक्टर फाउंड ऑन द सरफेस, ये भी मैंने बता दिया। 80% में आर एच पॉजिटिव, 15% में आर एच निगेटिव। ओके, नाउ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, 1 मिनट, गिव मी 5 मिनट्स। अभी लेट अस स्टडी फास्ट अबाउट द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ओके, व्हाट इज दिस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस? ये समझना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस से आते हैं। सपोज देयर इज दिस मदर, ये आपकी है मदर, इसका ब्लड ग्रुप है बी निगेटिव, इसका ब्लड ग्रुप है बी निगेटिव इज द आर एच एंटीजन, बी इज द ब्लड ग्रुप। ओके, IABO ब्लड ग्रुप। नाउ ही हैज़ अ फादर जिसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इसका हस्बैंड है, इसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, and the mother gets pregnant with a baby inside this, with a baby in her womb with a B positive. So you can say that mother is B negative, baby is B positive. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा because it is well separated by a placental barrier. ओके, वरना आप क्या बोलोगे, मैम अगर ये B निगेटिव है और अगर ये B पॉजिटिव है तो इसके पास तो RH की एंटीबॉडी रहेगी ना। मैम ये पॉजिटिव अगर चला गया बी पॉजिटिव RH एंड यहाँ पे RH पॉजिटिव है, यहाँ पे RH निगेटिव है, अगर यहाँ पे RH निगेटिव है तो यहाँ पे तो RH की एंटीबॉडीज़ रहेगी, सो दैट अगर ये RH पॉजिटिव जाएगा तो उसको मार देगा ब्लड को, राइट? बट नहीं, इट इज़ वेल सेपरेटेड बाय द बैरियर, ओके। बट व्हेन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब ये बेबी को डिलीवर करेंगे हम, जब ये बेबी का डिलीवरी होगा, कुछ ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा, तो ये बी पॉजिटिव विल मिक्स विद बी निगेटिव, तो बी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, जब यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे एंटीजन नहीं है, तो ये RH विल एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी फॉर दिस मदर, सब लोग समझ रहे हैं? RH एक मदर के लिए फॉरेन बॉडी जैसे एक्ट करेगा, तो मदर क्या करेगी, RH के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, कौन सी? एंटी RH एंटीबॉडी। ओके, चलो अभी मदर के अंदर ये एंटी RH एंटीबॉडी हो गई। अब ये बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चा फटाफट मस्त ग्रो कर रहा है, मदर भी फटाफट ग्रो कर रही है, मदर अगेन गेट्स प्रेग्नेंट with same B positive baby, RH positive, B positive, RH positive baby,
नाउ व्हाट विल हैपन, डिलीवरी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगेन ड्यूरिंग डिलीवरी देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड. ओके, तो अब क्या होगा, अब देखो पहले डिलीवरी की वजह से मम्मी के अंदर RH के लिए एंटीबॉडीज़ बने हुए थे. अब ये एंटीबॉडीज़ इस बच्चे में चले जाएंगे, और अगर RH एंटीबॉडी चले गए तो ये बच्चे के ब्लड के RH को मार देंगे, और ये बच्चे को सीवियर जॉन्डिस हो सकता है. सीवियर जॉन्डिस बिकॉज देयर विल बी फटाफट ब्लड सेल्स मर सकते हैं ना उसमें. आपको समझ गया, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. देखो मैं आपको एक बार वापस समझा देती हूँ, ये फटाफट सा केस है. देखो अभी अच्छे से समझना, ठीक है, अभी अच्छे से समझना. सपोज दिस इज़ योर मदर, suppose this is a mother, okay, her blood group is B negative and her kid blood group is B positive. she is pregnant here they see. तो मैं इसको ऐसे बना दूँ, अगर ये B पॉजिटिव है, B निगेटिव है, तो इसमें सिर्फ B है और इसमें B है और RH है. क्लियर? देयर आर 2 एंटीजेंस हियर. नाउ babies and the mother are well separated by placental barrier, there is no problem. But during the delivery there might be mixing of some blood. During delivery जब हम बेबी को बाहर निकालेंगे और प्लेसेंटा को ये सब करेंगे, तो there might be some mixing of the blood, no, there might be some level पे mixing हो रही है ब्लड की. तो जब some level पे ये mixing हो रही है ब्लड की, तो क्या होगा, ये बेबी का ब्लड मदर के अंदर जाएगा, बेबी का ब्लड मदर के अंदर जाएगा. देखो ये जो बेबी का ब्लड है ये मदर के अंदर जाएगा, तो मदर में कौन सा ब्लड आ गया, B और RH वाला ब्लड आ गया. अब मदर के लिए मदर क्या बोलेगी, नो, फॉर मी दिस RH इज़ एन फॉरेन सब्सटेंस, फॉर मी दिस RH इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस, आई विल फॉर्म एंटीबॉडी. सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन. ओके, चलो अभी ये केस ख़त्म हो गया, अभी ये केस ख़त्म हो गया. अभी ये चाइल्ड डिलीवर हो गया, खुशी मतलब एकदम अच्छे से चाइल्ड डिलीवर हो चुका है. ओके, मदर भी खुश, चाइल्ड भी खुश, फैमिली भी खुश, सब कुछ खुश. ओके, मदर गेट्स अगेन प्रेग्नेंट, अगेन विथ B पॉजिटिव बेबी. ओके, अगेन विथ अ बेबी हु हैज़ B एंटीजन एंड RH एंटीजन. अगेन डिलीवरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ड्यूरिंग डिलीवरी अगेन देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ सम ब्लड. एंड दिस टाइम वॉट विल हैपन, इधर का ब्लड इधर जाएगा, इधर का ब्लड इधर, ये आप सबको पता है. ठीक है, अब क्या होगा कि वापस ब्लड इधर से इधर जाएगा. ठीक है, अगर ये इधर से इधर गया, सी ये इधर से इधर गया कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड, अगर इधर से इधर गया, राइट, ये इधर B और RH, नो इशू, मदर हैज़ एंटीबॉडी टू किल. सो मदर विल किल दिस एंटीबॉडी. तो मदर को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वॉट विल हैपन, this anti-RH will go and travel here, antibody for RH, and will kill these cells, kill the blood cells, kill the blood cells, kill the blood cells, kill the blood cells. So baby will develop severe jaundice, severe anemia. Okay, severe anemia, that is what we call as erythroblastosis fetalis. That is what we call as erythroblastosis fetalis. Okay, understood. The last is lymph. Okay. ओके, एक और बात. सो दिस कैन बी अवॉइडेड. हाउ यू कैन अवॉइड दिस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस? बाय गिविंग anti-RH antibodies. Now what is anti-RH antibody? Anti-RH antibody are the antibodies which will kill this anti-RH antibody which are formed in mother after the first delivery. Okay, which are formed in mother after first delivery. So these are anti-RH antibody, मतलब RH एंटीबॉडी को किल करने वाले. ओके, तो ये RH एंटीबॉडी को किल करने वाले. तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर अगर दूसरे डिलीवरी में ये इधर क्रॉस नहीं कर पाएगा. अगर हमने पहले डिलीवरी के बाद आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. क्लियर? थैंक यू गाइज. ये जो बाकी का मैंने है ना, वो मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है एंड इतना बड़ा लेक्चर मुझे करना नहीं है. सो वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू गाइस. ऑलमोस्ट 1.5 आवर का, 1 आवर 15 मिनट्स का कुछ लेक्चर हो चुका है जो आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड अगेन दूसरे 1 आवर में अपन हार्ट वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. थैंक यू.